आग पर आप अपना भोजन, अब सवाल ये उठता है कि उस जली हुई आग से आप अपनी रोटियां सेक लें, उस पर अपना भोजन तैयार कर लें, या किसी घर को जला दें। जिस तरह से एक दिए सलाई में बहुत सारी ताकत है, निर्णय की ताकत की बातचीत हो रही थी अभी, तो एक दिए सलाई में बहुत ताकत है। वो एक अंधेरे कमरे में मोमबत्ती को जला करके उजाला भी कर सकती है, और एक खलिहान में जहाँ पुआल और बहुत सारे अनाज रखे रहते हैं वहां को भी जला करके राख कर सकती है। तो निर्णय आपको करना है कि आप उस दिए सलाई से मोमबत्ती जलाना चाहते हैं, अपना गैस जला करके खाना बनाना चाहते हैं, या घर जलाना चाहते हैं। तो ये समझने की चीज है, और बहुत ही शानदार अशोक पंडित जी ने निर्णय की ताकत में कहा है। और निश्चित रूप से बहुत जरूरी है हम सब लोगों को टूल्स इस्तेमाल करना। बार बार लोगों को कहा जाता है साहब टूल्स, देखिए आप लोगों ने जब इस ऑडियो को सुना तो निश्चित रूप से आपके अंदर भी वो जोश, वो प्रेरणा आपको मिली होगी कि नहीं अब तो हमको यही करना है। तो ये देखिए होता क्या है कि एक इंसानी फितरत है, दिमाग है, हम कभी पॉजिटिव होते हैं, कभी निगेटिव होते हैं, कभी मायूस होते हैं, कभी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की वो मतलब साहस नहीं कर पाते हैं हम। तो इन सब कैसेटों को सुनने के बाद एक अंदर का जो केमिकल केमिस्ट्री है ना वो चेंज होता है, हमारा मेंटल केमिस्ट्री हमारी चेंज होती है, मानसिक जो रासायनिक जो तत्व दिमाग से निकलते हैं वो चेंज होता है, और हम कुछ काम को करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है गहराई से। कल का प्रोग्राम बेगूसराय बरबीघा का बहुत ही शानदार रहा। प्रियांशु जी ने जो एंकरिंग की निश्चित रूप से लाजवाब था, जो कि बहुत सारे साथी उसमें पार्टिसिपेंट भी थे। चंदन जी का मार्केटिंग प्लान भी बहुत शानदार था, बहुत सारे लोग प्रेरित हुए, कुछ नए लोगों ने डिसीजन लिया बिजनेस को ज्वाइन करने का। तो देखिए मीटिंग का भी अपना एक महत्व है, ऑडियो और वीडियो कैसेट आप सुनते हैं उसका अपना महत्व है, बुक्स रीडिंग आप करते हैं तो उसका अपना महत्व है, हर चीज का अपना अपना महत्व है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी चीज को आप कर देंगे और दूसरे को छोड़ देंगे तो वो कोई किसी चीज को रिप्लेस नहीं करता है। यहाँ ये सब कुछ जिस तरह से एक सप्लीमेंट की बात जब हम लोग करते हैं, भोजन के साथ आप न्यूट्रिशन लीजिए तो वो सप्लीमेंट का काम करता है। तो यहाँ पर भी जब हम बुक्स भी पढ़ते हैं, मीटिंग सेमिनार में भी जाते हैं, ऑडियो भी सुनते हैं, तो ये सब कुछ सप्लीमेंट बन करके हमारी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो ये यूनाइटेडली मतलब संगठित होकर के बहुत बड़ी ताकत बनती है हमारी, हमारे सोच की, हम अमीरी की तरफ, हम सफलता की तरफ आगे कदम बढ़ाते हैं। हम लोगों की जो बातचीत हो रही है वो काउंसलिंग को लेकर के हो रही है, और आदरणीय सुरेंद्र सर के द्वारा जो भी कहा गया है ए टू जेड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग में, उसके काउंसलिंग टॉपिक जे की बातचीत हम लोग कर रहे हैं। कल हम लोगों ने बातचीत की थी कि क्यों काउंसलिंग जरूरी है, उस पर हम लोगों ने कई पॉइंट जाने समझे, कुछ लोगों ने लिखा भी होगा। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए सेल्फ काउंसलिंग की बातचीत आपसे मैं करूंगा। देखिए सेल्फ काउंसलिंग मतलब खुद से ही काउंसलिंग करना। अपलाइन मिल गए बहुत अच्छा, उनसे तो काउंसलिंग करवानी ही है अपनी, लेकिन जो काउंसलिंग के अलग अलग पार्ट हमने डायरेक्ट सेलर्स के लिए बताए थे, सेल्फ काउंसलिंग, ग्रुप काउंसलिंग, पिन अचीवर्स काउंसलिंग, डेप्थ काउंसलिंग, पर्सनल काउंसलिंग। तो काउंसलिंग इन डायरेक्ट सेलिंग में पहला जो था सेल्फ काउंसलिंग था, और सेल्फ काउंसलिंग की बात हम आज आपसे कर रहे हैं। देखिए 4 तरह के लोग होते हैं, आप उसका फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पीपल। 4 तरीके के लोग आपको डायरेक्ट सेलिंग में मिलेंगे। आप कोई भी टीम उठा लीजिए, आप अपनी भी टीम में देख लीजिएगा तो 4 तरीके के लोग आपको वहां पर मिलेंगे। एक तो होते हैं ऑर्डिनरी पीपुल, मतलब सामान्य लोग, जो 2 वक्त की रोटी को कमाने के चक्कर में अपना पूरी दिनचर्या उसी में वो खपाते हैं, और कभी समय मिल गया तो थोड़ा ठीक है सुन लिया, कभी किसी मीटिंग में आ गए, कभी किए कभी नहीं किए, माने एक सामान्य टाइप की उनकी जो है होती है वो दिनचर्या होती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में इस तरह के लोग भी आपको बहुतायत मात्रा में मिलेंगे। और मैक्सिमम लोगों के असफल होने का जो कारण होता है, बहुत सारे चूंकि सामान्य लोग आते हैं, ऑर्डिनरी पीपुल हमारे इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, हमारे कंपनी को ज्वाइन करते हैं, आरसीएम में आते हैं। तो एक तो वो हो गए ऑर्डिनरी पीपुल जिनको कोई मतलब नहीं है, बस 2 वक्त की रोटी किस तरीके से मिल जाए बस उस तरीके से वो काम करते हैं, बहुत तवज्जो नहीं कर देते आरसीएम को या आरसीएम के बिजनेस। दूसरे तरह के जो लोग होते हैं वो मैनेजर टाइप के होते हैं। मैनेजर का मतलब यहाँ तात्पर्य इस बात से है कि वो सिर्फ आदेश पारित करेंगे। मैनेजर का काम क्या होता है? आदेश पारित करना कि साहब आप ये कर लो, ये कर लो, वहां चले जाओ, ये कर लो, ये ठीक रहेगा, ये ठीक नहीं रहेगा। मतलब एक वो अपना एक सुझाव देते हैं और
लोगों से काम करवाने के लिए वो उनको आदेश देते हैं। तो मैनेजर की जो प्रकृति होती है, आप सब लोग अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैनेजर आपको जॉब अगर कर रहे हैं तो वहां पर भी मैनेजर होता है जो आपको डिक्टेट करता है, जो आपको डायरेक्शन देता है और आपको कहता है कि आप वहां चले जाओ, उस टेरिटरी में चले जाओ, वहां सेल करना है, वो उस टेरिटरी में चले जाओ, वहां पर अमुक काम करना है। तीसरी जो कैटेगरी होती है लोगों की, वो होती है लीडर टाइप की। लीडर टाइप के लोगों की जो कैटेगरी है डायरेक्ट सेलिंग में, वो होता है कि वो खुद भी काम करते हैं और लोगों से भी काम करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं, तो प्रेरणा मिलती है। और लीडर जो है वो दूरदर्शी होता है। लीडर्स की हम परिभाषा में बहुत ज्यादा नहीं फंस रहे हैं, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, वो खुद भी चलते हैं और अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेके चलते हैं। मैनेजर और लीडर में देखिए बहुत सारा फर्क है, मैं उसके गहराई में नहीं जा रहा हूँ कि मैनेजर कौन होता है, लीडर कौन होता है। मैं सिर्फ यहाँ जो बताने की बात है काउंसलिंग के संदर्भ में, वो ये है कि एक लीडर खुद भी काम करता है और लोगों को भी काम करने के लिए प्रेरित करता है। मैनेजर के केस में क्या होता है, वो खुद काम नहीं करता, लोगों से काम करवाने की उसकी चाहत होती है। और चौथे तरह के जो लोग होते हैं, वो होते हैं रोल मॉडल, जिन्हें लोग फॉलो करते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि हम उनके जैसा बने, हम सुजीत सर जैसा बने, उनकी जैसी पर्सनालिटी हमारी हो जाए, उनके जैसे बातचीत करने का तरीका हो जाए, उनके जैसी जो भी वो पहनते हैं कपड़े, उस तरह के कपड़े हम भी पहने, उनका जो लाइफ स्टाइल है उसको हम फॉलो करें, उनका बंगला, उनकी गाड़ी, उनकी घड़ी, उनका मोबाइल, ये सब कुछ हम रोल मॉडल उनको मान करके उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। सुरेंद्र सर हों या जो भी बड़े लीडर हैं, मुकेश कोठारी जी हों, जो उनकी लाइफ स्टाइल होती है उसको हम लोग रोल मॉडल मान करके और उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपको लोग फॉलो करें, आपके जैसा लोग बनना चाहें, तो आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। और सुरेंद्र सर इसमें बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि देखिए जो लीडर होता है ना, जो रोल मॉडल होता है, वो शीशे के घर में रहता है। तो अक्सर जब शीशे के घर की बात आती है ना, तो लोग पुरानी धारणाओं में, मान्यताओं में चले जाते हैं कि भाई जिसके घर शीशे के होना उसको दूसरे पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, कहावत बड़ी लोकप्रिय है। तो यहाँ पर शीशे के घर में रहने का वो तात्पर्य नहीं है कि आप शीशे के घर में हैं तो पत्थर मत फेंकिए। यहाँ पर जो तात्पर्य है शीशे के घर में रहने का, वो तात्पर्य ये है कि आपको सब लोग देख रहे हैं। शीशे के घर में अगर आप हैं तो बाहर वाले भी आपको देख रहे हैं। आप खुद अपने आप को देख रहे हैं या नहीं, लेकिन सारी नजर लोगों की चारों तरफ से आपके ऊपर है। आपके पहनावे, आपके बोलचाल का तरीका, आपका जो ड्रेस कोड है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो विचार व्यवहार है, ये यहाँ इस तरीके से, ये इसका दृष्टांत यही है कि शीशे के घर में आप रहते हैं और आपके जैसा, आप देखिएगा मन्नत करके एक बिल्डिंग है बॉम्बे में, वहां जो भी थोड़ा सा फैन है अमिताभ बच्चन के, वहां जाकर के एकदम खड़े रहते हैं कि अमिताभ बच्चन जी निकले और उनकी एक झलक, एक दर्शन मात्र हो जाए, हमारा जीवन सफल हो जाए। बहुत भीड़ लगती है। मन्नत शाहरुख खान का। अच्छा, तो उनका कुछ है अमिताभ बच्चन का, तो वहां पर जाकर के वो लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा होती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि वो भी शीशे के घर में ही रहते हैं, क्योंकि वो रोल मॉडल हैं, उनके जैसा हर व्यक्ति बनना चाहता है, इसलिए उनको फॉलो करता है, उनको लाइक करता है, उनको उनसे प्यार करता है। यहाँ पर भी डायरेक्ट सेलिंग में भी हमें क्या बनना है, एक ऑर्डिनरी पीपुल जैसा बिहेव करना है या एक मैनेजर जैसा बिहेव करना है। ये देखिए भीड़ देखिए लीजिए। अच्छा, प्रियांशु जी का कमाल का वो चीज है, वो कहीं आप कुछ भी बोलिए वो निकाल करके वो आपको पेश कर देंगे। आप ऑर्डिनरी उनका जैसा जलसा बिहेव है कर सर, रहे हैं। जलसा। उनका घर जलसा है। जलसा, यस यस यस, जलसा। मन्नत नाम याद आ गया, नाम बड़ा अच्छा था मन्नत, इसलिए। चलिए, तो ये ऑर्डिनरी पीपुल जो हैं उसके जैसा हम बिहेव करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में आने के बाद, या मैनेजर जैसा सिर्फ काम करवाना, काम करें या ना करें, काम करवाना पसंद करते हैं, या हम एक लीडर बने या हम रोल मॉडल बने। तो ये डिसीजन आपको लेना है। सिर्फ काउंसलिंग में इस चीज की थोड़ी सी समझ होनी चाहिए एक व्यक्ति को, जब आप खुद से ही खुद की काउंसलिंग करते हैं। तो यहाँ पर आपको खुद ही समझना है, आपको कोई बताएगा नहीं कि आप मैनेजर हो साहब, आप ऑर्डिनरी पीपुल हो। आपको खुद से ये चीज समझनी पड़ेगी कि हम इन चारों में किस कैटेगरी में अपने आप को रखते हैं। दूसरा पॉइंट इसका है, लीव सम टाइम फॉर सेल्फ टॉक। लीव सम टाइम फॉर सेल्फ टॉक, खुद से बात करने का कुछ समय निकालिए। अक्सर क्या होता है, हम दूसरों से बात करने में इतने व्यस्त होते हैं कि खुद से खुद की बातचीत हमारी नहीं हो पाती है। तो चिंतन, आत्मचिंतन जिसको कहते हैं, आत्म परीक्षण जिसको कहते हैं, ये चीज होनी चाहिए। हम अपने से क्या बात करते हैं,
हम खुद से खुद को क्या मैसेज दे रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत बड़ा ये सब्जेक्ट है खुद में, सेल्फ टॉक। आप अगर बहुत बेहतर करना चाह रहे हैं, सफल होना चाह रहे हैं, तो आपकी बातचीत खुद से क्या होनी चाहिए। आप जब बार बार खुद को एक मैसेज देंगे कि नहीं साहब मेरे से नहीं हो सकता, हम तो इस काम के लायक नहीं हैं, हम तो इतने लंबे समय से लगे हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा है, हमारे डाउनलाइन के सारे लोग निकम्मे हैं, इस तरह की जब बातचीत आप खुद से करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको आगे की बजाय पीछे की तरफ ले जाता है। तो सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है और इसमें 2-3 पॉइंट है, उसको समझने की जरूरत है सेल्फ टॉक में। विच बुक आर यू रीडिंग, हाउ मच टाइम आर यू गिविंग टू ए ग्रुप। आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, खुद से आप जब भी अकेले हों खुद से बातचीत करें तो आजकल मैं कौन सी किताब पढ़ रहा हूँ, इसको थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए और इसको खुद से पूछिए कि आजकल हम कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, कौन सी ऑडियो या वीडियो हमने देखी है आजकल, कल क्या देखी, आज क्या देखना है। तो इस तरीके से सेल्फ टॉक जब करेंगे तो आपकी जो सोच है वो उस डायरेक्शन में काम करेगी। आप एक ग्रुप में कितना समय दे रहे हैं, आपकी जो बड़ी ग्रुप है उसमें आप कितना समय दे रहे हैं, ये खुद से पूछिए, क्योंकि दोनों ग्रुप आपका ही है, टर्नओवर आपका दोनों ग्रुप को मिलाकर के ही बनता है। दूसरी चीज, जब आप रॉयल्टी के लेवल पर पहुंचते हैं तो रॉयल्टी भी आपको एक ग्रुप से ही मिलती है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान हमको रखना है। दूसरा इसमें है व्हाट आर योर प्रायोरिटीज, आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। ये सेल्फ टॉक की बातचीत है साहब। जब खुद से आप बातचीत कीजिए तो ये आपकी प्राथमिकता क्या है ये कौन तय करेगा, कोई अपलाइन या कोई डाउनलाइन या कोई क्रॉस लाइन या कोई लीडर या कोई मेंटर आपको ये नहीं बताएगा। आपको खुद से ही तय करना पड़ेगा कि आपकी प्राथमिकता क्या है, आप किस काम को सबसे पहले नंबर पर रखना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप आरसीएम को ही पहले नंबर पर रखें। सुरेंद्र सर ने भी अपने 1-2 कैसेटों में और कई सेमिनारों में इसका जिक्र किया है कि प्रायोरिटीज आपकी होनी ही चाहिए। इस बिजनेस में असफलता का सबसे बड़ा कारण जो है ना, कुछ लोग कुछ दिन करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं बिजनेस। क्या साहब तो हम दूसरे काम में फंस गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी प्राथमिकताओं में ये नहीं है। एक व्यक्ति जब जॉब करता है तो उसकी प्राथमिकता होती है जॉब, वो टाइम पर पहुंचने का प्रयास करता है। अभी देखिए प्रियांशु जी कार से ये मीटिंग ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं, उसको ले भी रहे हैं और आप उसको दे भी रहे हैं। जहां उनको जरूरत पड़ती है गाड़ी साइड में लगा करके और फिर उसको कनेक्ट करके ऑडियो भी आपको सुना दे रहे हैं। कुछ बातचीत करनी होती है गाड़ी साइड में करके वो बातचीत भी कर ले रहे हैं और फिर अपनी गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं। तो ये प्रायोरिटीज में है, वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। इसको एक टर्म आता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक साथ कई कामों को करने की कला, कई कामों को एक साथ आप करते हैं। तो वो गाड़ी ड्राइव भी कर रहे हैं, चीजों को सुन भी रहे हैं, जहां जरूरत होती है वहां चीजों को बता भी रहे हैं। तो आपको और हमको अब उनके साथ क्या है, मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो इस चीज को कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो, मैं इसलिए बार बार उनका नाम ले रहा हूँ। और आप में से बहुत सारे लोग उनकी डाउन लाइन में हैं, तो और कुछ लोग क्रॉस लाइन में भी हैं, कुछ लोग अपलाइन में भी हैं। तो सब लोगों के लिए एक प्रेरणा की बात है कि वो जो है उनकी प्राथमिकता में आरसीएम है, इसलिए वो इस काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे पा रहे हैं। जॉब भी प्राथमिकता है, इसलिए वो टाइम से घर से निकल गए कि साहब जब वहां पहुंच करके रेडी उडी होकर के हम ऑफिस पहुंच जाएंगे। तो जॉब भी प्राथमिकता में है, आरसीएम भी प्राथमिकता में है। नहीं तो एक बहाना तो उनके पास था, गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ सर, मीटिंग कैसे अटेंड करूं। तो कुछ चीजें हैं जिसको हमें समझनी पड़ेगी, आपको प्राथमिकताएं तय करनी ही पड़ेंगी अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं। तो तीसरा है इसका सी, डू यू हैव बैलेंस्ड गोल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्या आपके पास बैलेंस्ड गोल है। देखिए गोल हम लोग जब भी बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, स्लैब, बिजनेस, बस हो गया जी, बस ये हो जाएगा, सब हो जाएगा। सुरेंद्र सर का इस पर स्पष्ट कहना है कि आपके जो गोल हैं, आपके जो टारगेट हैं वो बैलेंस्ड होने चाहिए। और इसमें उन्होंने 6 चीजों को रखा है, 6 आयाम हैं। अगर आप आरसीएम के रोल मॉडल बनना चाहते हैं, बहुत अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो 6 चीजों में बैलेंस बहुत जरूरी है। कौन कौन सी है वो 6 चीजें। एक तो फिजिकल गोल आपका होना चाहिए। फिजिकल गोल से क्या तात्पर्य है, शारीरिक गोल, मतलब आपका फिटनेस, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, इस पर भी गोल एक आपको बनाना ही चाहिए। आपका वजन ज्यादा है, आपका वजन कम है, अगर है तो उसको बढ़ाना है, आपका अगर इम्यूनिटी ठीक नहीं है तो उसको ठीक रखना है, ये फिजिकल गोल है। आपको थोड़े से ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको ये गोल कहीं ना कहीं अपने उसमें रखना चाहिए कि साहब वजन थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है तो थोड़ा हमको एक्सरसाइज सुबह में करना पड़ेगा। दूसरा गोल है सोशल गोल।
हम कई बार क्या होता है, और मैं भी उसमें हूँ, श्रेणी में हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं जो सुरेंद्र सर ने बताया है मैं उन चीजों को बता रहा हूँ, आप इसमें से जितनी चीजें कर पाए बहुत अच्छा। और मैं ये नहीं कहता कि वो चीजें तत्काल प्रभाव से हो जाएंगी शुरू, लेकिन प्रयास ये करना है, सीखना हम लोगों को है। सोशल गोल क्या होता है कि हम लोग जब आरसीएम करना शुरू करते हैं तो सोशली हम लोग कहीं ना कहीं कट जाते हैं लोगों से। सोशल हमारा जो है, जैसे होती है ना बातचीत कि भाई मैं शादी में नहीं गया, मैं वहां नहीं गया, मैं उसके जन्मदिन पर नहीं गया। ठीक है, आप नहीं गए, आपकी प्रायोरिटी आरसीएम है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये गोल में शामिल होना ही चाहिए। कुछ ऐसी चीजें जहां आपको जाना ही चाहिए सोशली। आप जब तक बॉन्डिंग आपकी नहीं होगी, सोशल बॉन्ड आप नहीं होंगे, तो समाज से कट करके आप बहुत लंबा नहीं चल पाएंगे। ये गोल का एक पार्ट है लाइफ में, इसका भी बहुत महत्व है, सोशल गोल का भी। अ, अब ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पारिवारिक के साथ ही, लेकिन जो भी आपका सोशल है, जो भी आपका परिवार आरसीएम नहीं परिवार बना, तो कम से कम वहां तो आप समय देंगे ना, उसके बर्थडे पर, उसके यहाँ शादी अगर है तो वहां तो जाएंगे। कहीं ना कहीं एक सोशल आपको सामाजिक स्तर पर काम करना पड़ेगा, तो उसका भी एक गोल होना चाहिए। फाइनेंशियल गोल भी होना चाहिए निश्चित रूप से, कि फाइनेंशियली हम कितने फ्री हो जाएंगे, कब तक फ्री हो जाएंगे, हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा होगा, इसका भी एक गोल होना ही चाहिए। आप बिल्कुल इसको लिखिए कि हमारे पास, हमारे अकाउंट में इतना पैसा, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, जो भी है, 100 करोड़, ये होना चाहिए। तो फाइनेंशियल गोल हो गया। एक फैमिली गोल होता है कि फैमिली गोल में बहुत सारी चीजें हैं, बच्चों की पढ़ाई है, शादी है, बहुत सारी चीजें हैं, उसके भी गोल आपके लिखित होने चाहिए। इसके बाद मेंटल गोल है। मेंटल गोल का मतलब यहाँ है कि आप अपनी मानसिक मतलब क्षमता को कितना बढ़ा पा रहे हैं। उसके लिए आप कौन कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, कौन कौन से सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, कौन कौन से अलग तरह के लीडरों की ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। आरसीएम की तो कर रहे हैं, बहुत अच्छा। इसके अलावा भी हमें सीखने के लिए बहुत सारी जगहें हैं, वहां से हम अपने मानसिक विकास के लिए कौन सा हम हथकंडा अपना रहे हैं। तो ये भी एक गोल में शामिल होना चाहिए। और बिजनेस गोल तो है ही, कि बिजनेस का क्या आपका गोल है, आप कब तक टेक्निकल बनना चाहते हैं, कब आप आगे एमराल्ड बनना चाहते हैं, कब आप रूबी बनना चाहते हैं, कब आप स्टार रूबी बनना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें, ये 6 जो पहिए के जो 6 स्पोक हैं, ये बैलेंस्ड अगर आपका होगा, प्रॉपर समय अगर इन 6 चीजों पर आप देंगे, तो निश्चित रूप से आपका जो गोल है और उसका जो अचीवमेंट है, वो सारी चीजें आपको एक संपूर्ण व्यक्तित्व की तरफ ले जाएगी। तो इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अब बैलेंस्ड गोल क्यों, वाई बैलेंस्ड गोल? उसका जो है, अचीव योर गोल ऑन पेपर। सबसे पहले तो आप उसको पेपर पर आप अचीव कीजिए, क्योंकि जब भी आप पेपर पर उसको अचीव कर लेंगे, तभी वो आपके जीवन में अचीव होगा। और कई बार आपने सुना है, पुरानी बातें हैं, कई बार आप लोगों के द्वारा, पुनेंदु जी के द्वारा ये बातें बताई गई हैं आपको, कि 3 बार कोई भी चीज बनती है। एक बार बनती है दिमाग में, दूसरी बार बनती है पेपर पर, और तीसरी बार वो धरातल पर आती है। आप कोई बिल्डिंग ही बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक बात, विचार आना चाहिए कि कितनी बड़ी बिल्डिंग हो, कितने रूम का वो मकान हो, वहां पर स्विमिंग पूल हो, वहां पर किचन हो, वहां पर बाथरूम हो, जो भी चीजें हैं, वो पहले आपके दिमाग में एक संरचना तैयार होती है। गैरेज कहाँ रहेगा, कार हमारी पार्क कहाँ रहेगी, गार्डन रहेगा या नहीं रहेगा, ये तमाम तरह की चीजें आपके दिमाग में पहले आती हैं। फिर उसके हिसाब से आप किसी इंजीनियर, आर्किटेक्ट के पास जाकर के आप नक्शा बनवाते हैं कि भाई साहब, इतना एरिया हमारे पास जमीन है, हमको मकान बनवाना है, इसमें हमारी चाहत है स्विमिंग पूल भी हो, गार्डन भी हो, 3 रूम का फ्लैट भी हो, डुप्लेक्स में हो, किचन हमारा स्पेसियस हो, बाथरूम हमारा स्पेसियस हो, मतलब जो भी आपके दिमाग में आया, वो आप जब आर्किटेक्ट को बताते हैं, तो आर्किटेक्ट उसके अकॉर्डिंगली नक्शा बनाता है। तो 2 बार, एक चीज 2 बार हुई। और तीसरी बार जब वो नक्शा बनकर तैयार हो जाता है, आप संतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं, हाँ ये परफेक्ट है, ये मेरे मन के अनुकूल है, जो मेरी चाहत थी, जो मेरी इच्छा थी, जो मेरा गोल, मेरा टारगेट था, उसके अनुरूप नक्शा बन गया। तब फिर आप मकान बनवाना शुरू करते हैं, जब जमीन पर मिस्त्री और लेबर को बुला करके, तो फिर वो चीज का निर्माण होता है। तो कोई भी चीज 3 बार बनती है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। तो पहले दिमाग में आनी चाहिए वो बात, और निर्णय की ताकत में वो बात आपको बताई गई कि पहले कोई भी चीज इच्छा से शुरू होगी, चाहत से शुरू होगी। तो आपकी चाहत है आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना, सफल होना, तो ये एक चाहत है। वो चाहत जब आपका गोल के रूप में जो पेपर पर आ जाएगा, तब फिर वो एक्चुअलाइज होगा। पहले विजुलाइज, तब वो एक्चुअलाइज होता है। फर्स्ट, अच्छा, ये जो बनाना है आपको पेपर पर, वो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, मतलब पहले दिन जो भी बिजनेस क्लोज हुआ, 30 या 31, जो भी लास्ट डे था मंथ का, उस दिन आपका बिजनेस क्लोज हुआ 30 या 31 को, 1 तारीख को आपके पेपर पर ये गोल तैयार हो जाने चाहिए कि इस महीने मेरा बिजनेस, पिछले महीने ये था, इस महीने मेरा बिजनेस ये होना है।
और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप प्लानिंग करते हैं और फिर आगे की बातचीत होती है। बीवी शुड बी 20% एक्स्ट्रा फ्रॉम योर गोल। जो भी गोल आपने डिसाइड किया, सपोज कीजिए कोई व्यक्ति रॉयल्टी पर जाना चाहता है, उसके लेग में एक लेग में बिजनेस 3.5 लाख प्लस हो रहा है, ऑलरेडी हो रहा है, तो अब उसको अगर रॉयल्टी जाना है तो लोग क्या अमूमन करते हैं, 1,15,000 बी में हो जाएगा साहब तो हम रॉयल्टी अचीव कर लेंगे। नहीं, 20% एक्स्ट्रा उससे गोल बनाइए आप। मतलब 1.5 लाख का आप जब टारगेट लेंगे कि हमको 1.5 लाख करना है अपने सेकंड ग्रुप से, तब जाकर के 1,15 पर बात बनेगी। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि मीटिंगों में भी जब आप लोगों को बुलाते हैं, बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, तो सारे के सारे लोग नहीं टर्न अप होते। वहां पर भी ये सिद्धांत काम करता है कि जितने लोगों को आपको बिठाना है मीटिंग में, उससे 20% ज्यादा लोगों को आप इनवाइट कीजिए। शादी में भी जितने लोगों को आप बुलाना चाहते हैं, उससे 20% ज्यादा लोगों को, जब आप, ये 80-20 का सिद्धांत है साहब, 20% ज्यादा लोगों को जब आप इनवाइट करेंगे, तब जाकर के जो आपका टारगेट है वो फुलफिल होगा। तो इस बात का हर समय ध्यान में रखिए। इसके बाद अगला जो पॉइंट है, योर आइडिया शुड बी टीम्स आइडिया, मेक प्रिपरेशन। देखिए कई बार क्या होता है, हम लोग अपना आइडिया थोपते हैं लोगों पर, तो बीइंग ए लीडर हमें इस चीज से बचने की जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर लोग यहाँ पर गलती करते हैं, हमारा कुछ भी आइडिया हो, हम उसको इम्प्लीमेंट भी करवाना चाहते हैं, वो इम्प्लीमेंट भी होगा तभी हम और हमारी टीम सफल होगी। लेकिन ये आइडिया आपका लगना नहीं चाहिए, ये टीम का आइडिया लगना चाहिए, सारे टीम मेंबर्स को। उसके लिए बहुत शानदार सुरेंद्र सर काम करते हैं कि वो अपने कोई भी बात थोपते नहीं। आज अगर सुरेंद्र सर को बहुत सारे लोग लाइक करते हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये, वो सब लोगों से राय लेते हैं। हाँ साहब, इसमें क्या होना चाहिए, कैसे करें हम लोग। तमाम तरह के आइडियाज आपको मिलने शुरू हो जाएंगे आपके टीम से, और उसको समराइज करके नट सेल में, फिर आप टीम लीडर हैं तो फिर आप उसको समराइज करके फिर उस चीज को आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा। तो ये होगा क्या, इससे एक साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक एक बात सामने आती है कि साहब ये सर का आइडिया नहीं था, हम लोगों ने मिलकर के इसको आइडिया दिया और सर ने उस चीज को किया। तो सब लोग उसको हाथों हाथ लेते हैं और सब लोग उस पर काम करते हैं, सब लोग उसमें सहभागी हो जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कोई आइडिया ऐसा किसी व्यक्ति को नहीं लगना चाहिए कि ये सर का आइडिया है, ये आदेश दिया गया वहां। क्योंकि यहाँ पर कोई बॉस नहीं होता, यहाँ कोई मैनेजर नहीं है जो आपको आदेश करेगा, आपको डिक्टेट करेगा। तो कभी भी काउंसलिंग की इसलिए देखिए बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, ये सब चीज कैसे होगा, मीटिंग सेमिनार में थोड़े हो सकता है ये सब चीज होगा काउंसलिंग में ही, जहां आप लोगों के साथ बैठेंगे, टीम के साथ बैठेंगे। तो वहां पर आप लोगों से जब आइडियाज लेना शुरू करेंगे, तो लोगों को लगेगा कि ये आइडिया सर का नहीं, हम लोगों का आइडिया है। सर को तो कुछ पता ही नहीं, हम लोग जो बताएंगे सर वो उस हिसाब से करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी पहल होती है और इसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। व्हाट इज योर स्ट्रेटजी टू अचीव योर टीम्स गोल। आपकी जो स्ट्रेटजी है, देखिए ये सेल्फ काउंसलिंग की बातचीत हो रही है, सारी बातचीत इसमें आपको टीम जीते इसके लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या है। अब जैसे पूर्णेंदु जी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि इस टीम में कौन कौन से काम को करने से ये टीम बहुत आगे बढ़ेगी और इस टीम के बहुत सारे लोग सफल होंगे। इसके जो उस टीम के जो लीडर हैं, वो अगर इस लेवल पर उनको पहुंचना है, तो उसके नीचे के और भी जो लोग हैं वो किस किस लेवल पर पहुंचेंगे। तो ये पूरा प्लानिंग का पार्ट है। तो आपको एक स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी। किसी ग्रुप में, किसी टीम में ऐसा होता है कि बहुत सारे रिटेलर होता है, कोई टीम ऐसी होती है जहां से ज्वाइनिंग बहुत ज्यादा आती है। तो उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी अपने टीम के लोगों को जितवाने के लिए। ये स्ट्रेटजी का मामला है, ये एक प्लानिंग का मामला है। तो ये चीज सेल्फ काउंसलिंग जब आप करें, खुद से खुद की काउंसलिंग करें, तो ये सारी बातों का ध्यान हम आपको सबको रखना है। तो इसमें अपना बैलेंस्ड गोल भी आ गया, इसके बाद टीम की स्ट्रेटजी की भी बातचीत हो गई, सारे लोगों के टीम के आइडियाज की बात हो गई, हमको किस तरीके से लोगों से आइडियाज लेना है। तो ये सारी चीजें सेल्फ काउंसलिंग के तहत आती हैं, और सेल्फ काउंसलिंग अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर परिणाम आपको आने वाले समय में मिलने वाले हैं। इसके बाद आता है ग्रुप काउंसलिंग। जब हम ग्रुप की काउंसलिंग करते हैं तो उस चीज में किन किन बातों का ध्यान हम सब लोगों को रखना चाहिए। इसमें थोड़ा सा लंबा पॉइंट है, तो मैं उसके लिए छोटे छोटे बातें मैं आपके बीच रखूंगा। ऑन स्पेशल देखिए, ग्रुप काउंसलिंग कब होता है,
ऑन स्पेशल सिचुएशन, जब कोई स्थिति कोई स्पेशल बन जाती है तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, ग्रुप काउंसलिंग, एक ग्रुप को बुला करके और उसके साथ हम काउंसलिंग करते हैं। ये होता है ऑन स्पेशल सिचुएशन। इसका जो पहला पॉइंट है वो है डाउनफॉल ऑफ बिजनेस। मतलब स्पेशल सिचुएशन कब क्रिएट होगा, जब हमारा बिजनेस डाउनफॉल हो जाता है। बहुत सारे उसके कारण हैं। कोई कंपनी के किसी चीज में चेंज कर दिया कंपनी ने, या कोई दूसरी कंपनी आकर के आपके एरिया में जहां आपका बिजनेस है वहां थोड़ा सा हलचल पैदा कर दिया, तो वहां पर क्या होगा, आपका बिजनेस डाउन होगा। उस समय आपको ग्रुप काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। ग्रुप के साथ बैठ करके उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। चैलेंजेस ऑफ अदर एमएलएम कंपनीज आएगी इसमें। दूसरा पॉइंट, चैलेंजेस ऑफ अदर एमएलएम कंपनीज। कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे स्पॉट होते हैं जहां पर दूसरी कंपनी के कुछ वेटरन लीडर आकर के लोगों को, आपके लोगों को मोटिवेट करना शुरू कर देते हैं और आपके लोग टूटने फूटने लग जाते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ग्रुप काउंसलिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वहां पर आप अपने ग्रुप को लेकर बैठते हैं, उनको विजन दिखाते हैं कि साहब देखिए, आप कहीं भी जाइएगा आपको काम करना पड़ेगा। आप इस बिजनेस में लंबे समय से हैं, आपका एक एसोसिएशन यहाँ तैयार हो गया, बहुत सारे लोग आपको जानने वाले मिल गए, और ऐसी स्थिति में आपका इस बिजनेस से छोड़ के किसी दूसरी बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद एक तो सबसे पहला आपका इमेज खराब होगा। दूसरी बात ये होगी कि वहां पर जाकर के भी ऐसा कुछ नहीं है कि बिना काम किए हुए कहीं पर कुछ मिलता है। तो जब आप इतने लंबे समय से इस बिजनेस में काम कर ही रहे हैं तो कुछ दिन और कर लीजिए, हम लोग साथ मिलकर के इसको करेंगे, जो भी आप मोटिवेट कर सकें, जो भी आप विजन दिखा सकें। तो इस तरीके के सिचुएशंस में ग्रुप काउंसलिंग की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। एनी न्यू प्रमोशंस, कोई नया प्रमोशन आया, ग्रुप काउंसलिंग की जरूरत और कहाँ होती है, कोई नया प्रमोशन करना है। जैसे न्यूट्री चार्ज वालों ने कुछ प्रमोशन कर दिया, तो प्रमोशन कर दिया, बहुत अच्छी बात। हर व्यक्ति के समझ में वो बात नहीं आती, क्योंकि आपके ग्रुप के सारे लोग इतने सक्रिय और इतने संजीदे नहीं हैं कि वो उन सारी चीजों को समझ पाए। ऐसी स्थिति में हमें ग्रुप के साथ बैठ करके उसको तोड़ तोड़ करके एक एक व्यक्ति को वो चीज समझाना पड़ता है। मीटिंग के दरमियान, काउंसलिंग के दरमियान, कि साहब देखिए, न्यूट्री चार्ज वालों ने एक ऑफर दिया हुआ है और ये अगस्त में भी ये ऑफर लागू है कि 500 बीवी न्यूट्री चार्ज का कोई भी व्यक्ति अगले 6 महीने तक अगर परचेजिंग करता है, मिनिमम 500 बीवी का भी, तो 7वें महीने न्यूट्री चार्ज की तरफ से 500 रुपए का न्यूट्री चार्ज आपको फ्री मिलेगा। अब ये चीज कुछ लीडर जो जूम पर आते हैं, जो सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, उनको तो ये बात पता चल जाती है, लेकिन हमारे ग्रुप के ही बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि साहब ये ऑफर भी है। कल ही मेरी बात हो रही थी एक व्यक्ति से, अरे सर ऐसा है, हमको तो पता ही नहीं था। अब उनको पता था, सिर्फ किसी ने व्यक्ति ने बताया था 500 बीवी के बारे में। हमने कहा कि सर 500 ही नहीं, वहां 1000 बीवी, 2500 बीवी भी है। तो अब लोग सिंपली क्या लोग सोचते हैं कि 500 बीवी भी कर लेगा ना तो काम हो जाएगा। भाई किसी की कैपेसिटी अगर 1000 बीवी करने की है न्यूट्री चार्ज, किसी की कैपेसिटी है 2500 बीवी करने की न्यूट्री चार्ज, तो हम 500 पर ही क्यों रोकें किसी चीज को। और देखिए, किसी भी टीम के लिए, लीडर के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि इंडिविजुअली एक एक व्यक्ति से वो बात करें। तो यहाँ पर ग्रुप काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। ग्रुप के सारे लोगों के साथ जब आप बैठ करके बातचीत करते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि इस तरीके से हमें किसी चीज को प्रमोट करना है, तो फिर प्रमोशन बहुत शानदार हो जाता है, और ग्रुप काउंसलिंग का ही ये पार्ट है। नेक्स्ट इसका है नेक्स्ट एनिवर्सरी और रिकॉग्निशन फंक्शन। तो एक प्रमोशन की बात हो गई। ग्रुप काउंसलिंग की जरूरत तब भी पड़ती है जैसे एनिवर्सरी आने वाला है। एनिवर्सरी में गोल्ड एंड एबव के लोगों को डिजिटली सम्मानित किया जाएगा। अब कुछ लोगों को तो ये पता है, लेकिन आपके टीम के बहुत सारे लोगों को नहीं पता। एनिवर्सरी का डेट अनाउंस हो गया, एनिवर्सरी में ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाएगा, या आप अपने लेवल पर कुछ रिकॉग्निशन फंक्शन करना चाहते हैं, तो आपको ग्रुप मीटिंग करके इन सारी चीजों की बातचीत करनी होगी। ग्रुप काउंसलिंग इसलिए भी जरूरी है। इसमें जो सेलिब्रेशन की बात आती है, जो आप अपने लेवल पर करते हैं, तो सेलिब्रेशन का क्राइटेरिया जो है क्लियर, नॉट डाउटफुल। मतलब एकदम से वो क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई शंका वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप जो भी अनाउंस करना चाहते हैं अपने टीम के लिए, जैसे मान लीजिए आप आपकी जिस तरह की टीम है, जो भी स्ट्रक्चर है उसका, जो भी बिजनेस है, उसके हिसाब से आप परचेजिंग के ऊपर, न्यूट्री चार्ज के ऊपर, ज्वाइनिंग के ऊपर, आप जो भी डिसाइड करते हैं कि जो लोग, मान लीजिए आपने डिसाइड किया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि जो भी व्यक्ति सितंबर में 10 ज्वाइनिंग करवाएगा, उसको फूल माला से हम स्वागत करेंगे, उनको सर्टिफिकेट देंगे, उनको मेडल देंगे। जो भी आपने तैयार किया वो क्लियर कट होना चाहिए, उसमें कोई शंका शुबा नहीं होना चाहिए। अब कोई बोलेगा सर
हम अगर 9 लाए तो 9 लोगों की ज्वाइन करवाए तो क्या होगा? नहीं साहब, 10 पर है तो वो 10 पर ही मिलेगा। या आपने 5 रखा है कि 5 ज्वाइनिंग पर आप सेलिब्रेट करेंगे, तो आप 5 क्लियर कट वो होना चाहिए। उसमें शंका शुबा की बात नहीं होनी चाहिए। सर अगर अपलाइन मेरे नीचे करवा दिया तो बहुत सारे अजीब-अजीब आपके पास आएँगे। तो वो सब आपको क्लियर करना पड़ेगा वहाँ। डाउटफुल शंका में मत रखिए लोगों को। विथ फुल डिटेल और पूरी उसकी विवरणी जो है, वो डिटेल्स जो है वो आपको पूरी की पूरी किसी भी फंक्शन के रिकॉग्निशन फंक्शन की बातचीत हो, तो पूरी डिटेल में उसकी चर्चा आप वहाँ पर ग्रुप काउंसलिंग में कीजिए, कि साहब आपके ग्रुप के लोग अगर इस काम को करेंगे, तो हम लोग उनको इस तरीके से सम्मानित करेंगे। पूरे डिटेल के साथ बातचीत कीजिए। चाहे वो आप परचेजिंग पर कर रहे हो, न्यूट्री चार्ज पर कर रहे हो, क्योंकि देखिए कंपनी के पास इतने सारे ऑप्शंस अब इतने सारे फिल्टर्स हैं, परचेज योर ग्रुप खोलिएगा या आप अपना मेन देखिए ऐप पर आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। अभी भी बहुत सारे लोग ऐप में ही उलझे हुए हैं। ऐप से आप बहुत सारी जानकारी नहीं प्राप्त करेंगे जब तक आप ब्राउज़र पर नहीं जाएँगे। ब्राउज़र पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऐप में संभव नहीं है कि बहुत सारे ऑप्शंस को ऐप में डाला जाए और हम लोगों की आदत क्या है, ऐप से अपना बिज़नेस चेक किया, हो गया, बात खत्म। आप एसओपी का सहारा ले सकते हैं। आप ब्राउज़र पर जाकर के बहुत सारे डिटेल्स देख सकते हैं। तो इन सारे डिटेल्स को देख कर के जब आप ग्रुप काउंसलिंग करेंगे, डाटा के ऊपर काम करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी जो ग्रुप काउंसलिंग है, वो बहुत बेहतरीन होगी। लोग आपको रोल मॉडल तभी मानेंगे, जब आप ग्रुप के साथ बैठ कर के बातचीत करेंगे। तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, सेल्फ काउंसलिंग करनी पड़ेगी कि इस ग्रुप के साथ हमारी बातचीत होनी है, तो वहाँ पर क्या-क्या चैलेंजेज़ हैं, क्या-क्या उनकी शक्तियाँ हैं और क्या-क्या उनके वीकनेस है। उन सारी चीज़ों का एनालिसिस करके जब उस ग्रुप के साथ जब आप बैठते हैं, तो निश्चित रूप से आप वहाँ पर बहुत बेहतर काम को अंजाम दे पाएँगे। और ग्रुप काउंसलिंग होता है तब भी स्पेशल सिचुएशन में आफ्टर ए ग्रेट सक्सेस ऑफ टीम। टीम जब बहुत शानदार काम करती है, तब भी आपको ग्रुप काउंसलिंग करना है। जब डाउनफॉल हो रहा है तब भी करना है और आपकी टीम ने बहुत शानदार काम किया, बहुत शानदार अचीवमेंट आपकी टीम के लोगों ने दिखाया, उस स्थिति में भी आपको ग्रुप काउंसलिंग करनी है। आपको धन्यवाद देना है, सारे डाउनलाइन को प्रेज़ करना है, उनको एप्रिशिएट करना है कि आपने बहुत ही शानदार काम किया। इस विषम परिस्थिति में भी कोरोना काल में जहाँ लोगों के पास पैसे नहीं थे, उसके बावजूद आपने ये करके दिखाया, तो निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपकी प्रशंसा भूरि-भूरि की जानी चाहिए और लोग कर भी रहे हैं, हर जगह आपकी चर्चा हो रही है। तो इस तरीके से ग्रुप काउंसलिंग में आप उनको एप्रिशिएट करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं और प्रशंसा वो सच्ची होती है, तो एक व्यक्ति को एक मतलब जो एक फीलिंग आती है ना, वो बहुत शानदार फीलिंग आती है। तो ये सारे पॉइंट थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो सब्जेक्ट्स उसमें होने चाहिए, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। बस आप ग्रुप काउंसलिंग किन-किन सिचुएशंस में किए जाने चाहिए, वो मैंने आज आपसे चर्चाएँ की। इसको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि ऑन स्पेशल सिचुएशंस ग्रुप काउंसलिंग होता है। उसका पहला पॉइंट था डाउनफॉल ऑफ बिज़नेस, जब बिज़नेस आपका डाउनफॉल होता है। दूसरा था चैलेंजेस ऑफ अदर एमएलएम कंपनीज़, जब दूसरी कंपनियाँ आकर के चैलेंज क्रिएट करती हैं, तो उस स्थिति में ग्रुप काउंसलिंग ज़रूरी है। तीसरा है एनी न्यू प्रमोशंस, अगर कोई नई प्रमोशंस हुए हैं तो उसके बारे में हम ग्रुप काउंसलिंग में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट एनिवर्सरी और रिकॉग्निशन फंक्शन, अगर कोई आपको जैसे एनिवर्सरी आ रही है, ये आपका सितंबर का नेक्स्ट महीना सितंबर का है, मिशन मंथ है, उस मिशन मंथ में आप जो-जो लोग जो-जो करेगा उसके लिए कुछ आप फंक्शंस डिजाइन कर रहे हैं, रिकॉग्निशन फंक्शन, तो उसकी चर्चा आप ग्रुप काउंसलिंग में करते हैं। और लास्ट में आफ्टर ए ग्रेट सक्सेस ऑफ टीम, सितंबर के बाद जो भी सितंबर में आपके टीम ने किया है परफॉर्मेंस, उसके हिसाब से फिर जब आप रिकॉग्निशन फंक्शन करते हैं, तो वहां पर भी आप एक काउंसलिंग अपने टीम लीडर के साथ बैठ करके काउंसलिंग करते हैं ग्रुप लीडर के साथ कि साहब ये आपकी टीम ने बहुत शानदार काम किया, इसको हम रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। किस तरह का वेन्यू होगा, माला कौन खरीदेगा, माने बहुत सारे चीजें हैं उसमें, सर्टिफिकेट कौन खरीदेगा, टिकट कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, टिकट की जिम्मेदारी किसको दी जाए। तो ये सारी चीजें ग्रुप काउंसलिंग में होती हैं। तो ये मेरी बातचीत थी आज और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देते हुए आगे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अगला महीना सितंबर का है, तो सितंबर का अगला महीना है, इसलिए हम आज बिज़नेस ना करें, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। हमें हर महीने बिज़नेस करना है। अगर हमने समय दिया है इस बिज़नेस में इतना लंबा, तो हमें सफलता भी चाहिए। कल ही मैं कार से आ रहा था, तो कुछ लोग बोले, "सर धीरे-धीरे सीख रहा हूँ।" और जो भी लोग बोलते हैं ना, मैं धीरे-धीरे सीख रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं बोला, "भैया धीरे-धीरे क्यों सीख रहे हैं? अगर एक ही भाड़ा हो ट्रेन का, पैसेंजर का भी और एक्सप्रेस का भी, तो आप किस पर बैठना पसंद करेंगे?" तो तत्काल आदमी बोलता है एक्सप्रेस पर। "क्यों भैया, काहे एक्सप्रेस पर बैठोगे? पैसेंजर से जाओ। सारी खिड़कियाँ आप एकदम खुली-खुली, चौड़ी-चौड़ी खिड़कियाँ रहती हैं, तो पैसेंजर से जाओ।
भाड़ा जब एक ही लगना है तो बोलते हैं नहीं सर जल्दी पहुंचना है। तो ट्रेन में तो वो उनको गंतव्य तक जल्दी पहुंचना है, और आरसीएम बिजनेस में वो धीरे धीरे सीखेंगे। तो धीरे धीरे वाला जो मामला है ना सर, वो आपको बहुत पीछे छोड़ देगा। जमाना अब फास्ट मूवर का है, फास्ट चलिए, नहीं तो लोग ओवरटेक करके आपको आगे निकल जाएंगे, और निकल भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा अपने आप को फास्ट करने की जरूरत है, सक्रिय ज्यादा करने की जरूरत है, थोड़ा एक्स्ट्रा माइल चलने की जरूरत है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर इस पर ध्यान आपने दे दिया तो न केवल आपकी टीम जीतेगी, आप तो जीतेंगे ही, मतलब आपकी टीम जीतेगी मतलब आप जीतेंगे। तो आपके जीतने की बात मैं कर ही नहीं रहा, आपकी टीम जीते, विनर आपकी टीम हो, आपके टीम का डंका बजे, और टीम जब जीतेगी ना सर, तभी आपका नाम होगा, आपका सम्मान होगा। क्योंकि एक किन की टीम है, वो टीम जो है ना वो आपके नाम से जानी जाती है। अरे ये विकास मिश्रा सर की टीम है, ये प्रेमचंद पटेल जी की टीम है, ये लियाकत जी की टीम है, ये सुभाष जी की टीम है, ये प्रियांशु जी की टीम है। तो ये भावना कब आती है, जब आपकी टीम जीतती है। तो निश्चित रूप से जब टीम जीतेगी तो आप जीतेंगे। तो आपके जीतने की बात तो मैं कर ही नहीं रहा, मैं आपके टीम के जीतने की बात कर रहा हूँ। और ये टीम वर्क है, टीम वर्क जब होता है तो बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आते हैं, कम समय में बहुत बेहतर परिणाम हम सब लोग ले पाते हैं। क्योंकि वहाँ पर हम यूनाइट होते हैं, वहाँ हम संगठित होते हैं, और संगठन में शक्ति है, ये हम सब लोग जानते हैं, कोई बहुत बढ़ाने की बात उसमें नहीं है। एक उंगली जो काम नहीं कर सकती, एक मुट्ठी, जब 5 उंगलियां एक साथ मिल जाती है ना, तो वो एक मुट्ठी बनता है, और वो ज्यादा प्रभावी, ज्यादा असरदार होता है एक उंगली के बनिस्पत। तो ठीक वही चीज है, हम अकेले एकला चलो वाले सिद्धांत पर न चलें, हम टीम वर्क करें, टीम के सभी लोगों के साथ सामंजस्य तालमेल बहुत बेहतर हो। और इन सब चीजों का ध्यान, अगर हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान अगर रखेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी टीम विजेता बनेगी, और टीम विजेता बन गई तो हम तो खुद ही बन गए। तो इस सेंस के साथ हम सब लोगों को काम करना है। मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा, और कहना चाहूंगा समय के हिसाब से, या तो पुनेंदु जी या प्रियांशु जी जो भी हैं, वो थोड़ा सा